हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज तक पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इसमें आज ये इतिहास का पहला सेट लेकर आए हैं। इसके बाद अन्य सब्जेक्ट्स के भी सेट आते रहेंगे। इतिहास का पहला सेट है, इसके बाद अगर इसका दूसरा और तीसरा सेट आता रहेगा। अगर आप सभी पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही उपयोगी रहेगा। और इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और या तो आप हमारे चैनल पे जाके इसके सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, इतिहास का मानव सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा हम लोग जानते हैं। निम्न में से कौन सा 3 भाग में नहीं आता, उन तीनों में नहीं आता। तो इसमें हम देखेंगे महापाषाण काल जो है तीनों में नहीं आता। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, वो है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। महापाषाण जो है प्रागैतिहासिक काल का भाग नहीं है। इसको आरंभिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया, हमने देख लिया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण को 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। तो ये हो गया महापाषाण काल के बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं? तो किसको कहते हैं? मध्य पाषाण के काल के जो औजार होते थे उनको हम माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कह लेते हैं। आइए इसको हम विस्तृत रूप में देखते हैं, क्या इसका विवरण। लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण कहते हैं। इस काल के पाषाण और औजार जो है सामान्यतः बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसको लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहते थे। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। इस समय मनुष्य आखेटक व पशुपालक बन गया था। मध्य पाषाण काल के समय जो है जो औजार होते थे वो हड्डियों या लकड़ियों के बने मुट्ठी लगे होते थे, उसमें जो हंसिए होते थे या आरी होते थे। और इस समय जो मनुष्य जो है आगेटक या पशुपालक बन गया था। ये हमने देखा। दूसरा प्रश्न, इसमें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण किस काल में थे? मध्य पाषाण में। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय हैं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज पूछा जा सकता है तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल व सफ़ेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार, दृश्य से आकृति, हाथी, बाघ आदि चित्र उकेरे गए हैं। में सब चित्र हैं। और इसको जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर शामिल किया था, ये घोषित किया था 2003 में। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। तो ये हो गया भीमबेटका के बारे में हमारा तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। उसमें किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है? तो बताइए आप लोग कमेंट में। तो हम बताते हैं, ये है बुर्जहोम। बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ में ही कुत्तों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम जो है उसके बारे में जान लेते हैं। बुर्जहोम एक नवपाषाणिक स्थल है जो श्रीनगर के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। डी टेरी व पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई थी। गड्ढों वाले छप्पर इस स्थल की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ के लोग जो है कृषि से परिचित थे। ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है कृषि से परिचित थे। तो मानव के कंकाल कुत्तों के साथ कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम में। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। तो हमने ये देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एक किया था HD सांकलिया ने। नौदा टोली क्या है? ये नौदा टोली जो है इंदौर के दक्षिण स्थित मालवा संस्कृति से संबंधित ताम्र पाषाणिक यानी ताम्र का मतलब यहाँ होता है तांबा पाषाणिक स्थल है। यहाँ से गेहूं, अलसी, मसूर आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब नौदा टोली से। यहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। तो नौदा टोली जो है इंदौर के दक्षिण स्थित मालवा संस्कृति के संबंधित है ये, और ये ताम्र पाषाणिक स्थल है।
यहाँ के लोग जो है आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। इसके बारे में सभी जानकारी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि यहाँ के लोग किस झोपड़ियों में रहते थे, किस आकार के, तो हम बता सकते हैं आयताकार या वर्गाकार। अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो हमने बताया ताम्रपाषाण मतलब तांबे का काल होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये लोग दफनाते थे। इन कब्रों में मिट्टी के मटके और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अहमदनगर के जोरबे व दायमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनामगांव, चंदौली आदि से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो मतलब लोग जो है मृतकों को घर से रख कर उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। तो इन जगहों से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो बता दें, चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण यानी तांबे का युग जो होता था, इसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। यह युग जो है नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ हुआ है। इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर एवं तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। तांबे से मतलब पता चल सकता है कि ताम्रपाषाण काल है, और इसके लोग जो है पत्थर तांबे का इस्तेमाल करते थे। इस काल की प्रमुख संस्कृत जो है मालवा व जोरवे संस्कृत आदि हैं। तो ये हो गया चालकोलिथिक युग जो है ताम्रपाषाण युग होता है, उसको कहा जाता है अन्य भाषा में। अगला प्रश्न, उस स्थान का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो बलूचिस्तान में जो स्थित है वो है मेहरगढ़। यह बलूचिस्तान में जो है बोलन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से नवपाषाण से लेकर हड़प्पा काल के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिले हैं। यहाँ से कृषि कार्य व तांबा गलाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जो यहाँ से मेहरगढ़ से जो है नवपाषाण से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक के कुछ अवशेष मिले हैं, और यहाँ पे कृषि के भी अवशेष मिले हैं, तांबा गलाया जाता था, ऐसा कुछ अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। तो बलूचिस्तान जो है मेहरगढ़ में स्थित है, मतलब बलूचिस्तान में जो है मेहरगढ़ था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। और यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। जो सिंधु सभ्यता है यानी हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। तो हमने देखा सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। लोथल की खुदाई जो है एसआर राव ने की थी। सुरकोटदा की जेपी जोशी ने की थी। लेकिन धौलावीरा की जो है वीके थापर ने नहीं की थी, इसलिए सुमेलित नहीं है। इसका हम सही देख लेते हैं। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में, लोथल की एसआर राव ने 1955 में, और सुरकोटदा की जेपी जोशी ने 1954 में, और धौलावीरा की जो है जगपति जोशी व आर.एस. बिष्ट ने 1967 में किया था, 1967 में। तो ये हो गया हमारा आंसर। धौलावीरा सुमेलित नहीं, और सब तीनों सुमेलित हैं, सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा जो है इस समय पाकिस्तान में स्थित है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा जो है सैंधव सभ्यता का एक स्थल है, जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है इसकी या खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी, प्रारंभ की थी। तो ये हो गया हड़प्पा के बारे में। ये प्रेजेंट टाइम में जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत, कई इमारतें मिली हैं, इसके अलावा सबसे बड़ी इमारत थी वो अन्नागार थी, यानी ग्रेनरी, जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि मृतकों का टीला या मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य इमारतें जो हैं विशाल स्नानागार है, महाविद्यालय भवन है, पुजारी की मूर्ति है आदि हैं। तो ये हमने देखा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, वो थी अन्नागार। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो वह है लोथल। लोथल भारत में स्थित है, और भारत में कहाँ स्थित है ये सब भी प्रश्न बनते हैं, तो आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। 1954-55 में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव ने के नेतृत्व में की गई थी। लोथल में एक गोतीबाड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला है तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ये हमने देखा लोथल के बारे में। अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है निम्न में से? तो वो है लोथल। इसका आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी शहरी जीवन, यानी व्यवस्थित शहरी जीवन। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। व्यवस्थित नगर नियोजन व स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ यानी सिंधु सभ्यता की जो सड़कें होती थी ऐसी बनी होती कि एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी, और नगर जो है अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। भवन जो ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे, जो वहाँ के घर थे ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब सिंधु सभ्यता जो है सबसे पहले नगरीकरण का सबसे पहला उदाहरण है। तो ये हमने देखा सिंधु सभ्यता के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात। यह गुजरात के कठियावाड़ जिले में सुख बहादुर मादर नदी के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी रंगपुर की? तो रंगनाथ राव द्वारा। इसको याद करना आसान है। रंगपुर एक पठारी व असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला तथा पक्की ईंटों का भी प्रयोग भी हुआ है। रंगपुर में जो है कच्ची ईंटों का भी साक्ष्य मिले हैं और पक्की ईंटों के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपत की पूजा करते थे। पशुपत यानी शिव को भी, शिव से संबंधित ईश्वर थे। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी और रुद्र देवता या पशुपत यानी शिव की पूजा करते थे, और पशु पूजा का भी प्रचलन था सिंधु सभ्यता में। यहाँ से अग्नि तथा स्वास्तिक पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसमें जो है सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपत की पूजा करते थे। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वह है हड़प्पा संस्कृति से। तो चांदी की उपलब्धता के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो है हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति से सब चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हड़प्पा काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का ज़्यादा प्रचलन था। चांदी मुख्यतः भारत में राजस्थान के जावर और राजस्थान से अजमेर से प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका ए वाला आंसर सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसमें जो है लोहा है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है। इस काल में कृषि कार्य हो तो जो है औजार होते थे उसके लिए पत्थरों और कांसों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन लोहा नहीं हुआ था। लौह युग प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिले हैं वो है गांधार से मिले लोहे के कुछ उपकरण हैं। गांधार से लोहे के कुछ उपकरण मिले हैं जो इसके साक्ष्य हैं। लगभग 1000 पूर्व ईसा पूर्व के आसपास के हैं ये जो उपकरण मिले हैं गांधार से। तो हड़प्पा काल में जो है लोहे का कुछ साक्ष्य नहीं मिला था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल जो है राखीगढ़ी। इसको क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, भारत का पूछा गया है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राखीगढ़ी जो कहाँ पे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने की थी।
तो ये हमने देखा हड़प्पा पुरास्थल के बारे में, राखी गढ़ी के बारे में। सबसे बड़ा जो है राखी गढ़ी है वो कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने 1963 में। तो ये हमने देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? ये प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी। तो ये थी एक नृत्य करती हुई नर्तकी की एक मूर्ति थी, जो एक महत्वपूर्ण रचना थी सिंधु घाटी के लोगों की। यह कांसे की निर्मित थी। द्रविमोम विधि पर आधारित थी यह मूर्ति। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के एसआर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप इसके सभी सेट्स देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। का अगला सेट नीचे लिंक में मिल जाएगा। अगर अपलोड हो चुका होगा जब आप देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।